एमएसपी को लेकर मचा घमासान, आंदोलन पर किसान, सरकार के सामने रखी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग। ला नीना ने बदला वायु गुणवत्ता का स्तर, दिल्ली में कम हुआ PM 2.5 का लेवल, रिसर्च में सामने आई जानकारी। अमेरिका में हुई ब्यूबोनिक प्लेग की वापसी, साल 2005 के बाद पहला मामला आया सामने। ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है यह बीमारी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, 1996 के फैसले के मुताबिक वनों की परिभाषा रहेगी कायम, कई नियमों में हुए बदलाव। और भारत में पहली बार नजर आई वेडर बर्ड, पर विंग्ड लैपविंग के नाम से जानी जाती है यह पक्षी। अफ्रीकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है मूल निवासी। बीते दिनों एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल किसान देश में एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना एवं अन्य मांगे शामिल हैं। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। वहीं एमएसपी एक गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब प्रदान की जाती है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। इसका उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। यह CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है, जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे कारकों पर विचार करता है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया था। यह 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नया अध्ययन जारी किया है। शोध के मुताबिक साल 2022 में सर्दियों के मौसम के दौरान कुछ भारतीय शहरों में ला नीना के चलते वायु गुणवत्ता प्रभावित रही। यह पहली बार है जब भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता को ला नीना की घटना से जोड़ा गया हो। अध्ययन के अनुसार अक्टूबर से जनवरी के दौरान उत्तरी भारतीय शहरों, विशेष रूप से दिल्ली में PM 2.5 की सांद्रता में बदलाव देखा गया। दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा में लगभग 10% की कमी दर्ज की गई। वहीं मुंबई में PM 2.5 की सांद्रता में 30% तथा बेंगलुरु में 20% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे मौसम संबंधी कारक तापमान, नमी, हवा में भारीपन, हवा तथा वायुमंडल के निचले भाग प्रभावित हुए। बता दें कि स्पेनिश भाषा में ला नीना का शाब्दिक अर्थ लिटिल गर्ल होता है। इसे आमतौर पर अल विएको, एंटी अल नीनो या एक शीत घटना भी कहते हैं। यह भौगोलिक घटना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर हवा का निम्न दबाव होने से होती है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण माने जाते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कारण ट्रेड विंड को माना जाता है, जिससे समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। इसका सीधा असर दुनिया भर के तापमान पर पड़ता है और तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। ला नीना से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अधिक नमी वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इससे इंडोनेशिया और आसपास के इलाकों में काफी बारिश हो सकती है, जबकि इक्वाडोर और पेरू में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं भारत में इस दौरान भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी होती है। बीते दिनों अमेरिका में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला दर्ज किया गया। साल 2005 के बाद ब्यूबोनिक प्लेग के पहले मामले की पुष्टि की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यक्ति को बीमार पालतू बिल्ली से यह बीमारी हुई। गौरतलब है कि यह बीमारी 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली थी, जिसकी वजह से यूरोप में करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। बता दें कि ब्यूबोनिक प्लेग एक संक्रामक बीमारी है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक जूनोटिक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों, चूहे, बिल्ली आदि जीवों और उनके पिस्सू यानी टिक्स में पाया जाता है। यह बीमारी संक्रमित जानवरों के बीच टिक्स के माध्यम से फैलती है
वहीं जीवों के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। यह बैक्टीरिया मनुष्य के लसिका ग्रंथियों, रक्त और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के 1 से 7 दिनों के बीच सामने आते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति को सर्दी लगना, अचानक से बुखार, कमजोरी, उल्टी और मतली के साथ साथ लिम्फ नोड्स में सूजन लक्षण दिखाई देते हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए संभव है। हालांकि इस बीमारी का अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक क्वांटम आधारित मॉडल प्रणाली की पहचान की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मॉडल प्रणाली क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स के निकट सामग्रियों में असामान्य व्यवहार को समझने में मदद कर सकती है। यह प्रणाली जटिल क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें सिलिकॉन और अन्य धातुओं पर व्यापक अध्ययन किया गया है। वहीं वर्तमान अध्ययन क्वांटम क्रिटिकल मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशंस पर केंद्रित है, जो प्रकृति में स्थानीय है और केल्विन पर शून्य होते हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं को एक मॉडल प्रणाली मिली जिसमें क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स की एक पूरी श्रृंखला शामिल होती है। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। यह बहुआयामी क्वांटम एल्गोरिदम के संचालन एवं समाधान के लिए क्यूबिट पर निर्भर होते हैं। दरअसल क्यूबिट क्वांटम सूचना की एक मूलभूत इकाई है। क्यूबिट पारंपरिक या क्लासिकल बिट्स का क्वांटम एनालॉग है, जो केवल 0 या 1 हो सकता है। वहीं क्यूबिट को विभिन्न भौतिक प्रणालियों जैसे ट्रैप्ड आयन फोटॉन या सुपरकंडक्टिंग सर्किट का उपयोग कर कार्यान्वित किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के द्वारा अधिक तेज गतियों से गणनाएं कर सकते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन स्कीम्स को भी ब्रेक कर सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल डेटा भंडारण के लिए मल्टीफेरोइक सामग्री की क्षमता में अद्वितीय गुणों की खोज की है। शोधकर्ताओं ने MnBi2s4 नामक एक नए खनिज में चुंबकीय क्रम के माध्यम से इसकी खोज की। बता दें कि MnBi2s को मिनरल ग्राजियानाइट के रूप में जाना जाता है। यह टर्नरी मैंगनीज चाल्कोजेनाइट परिवार का हिस्सा है। इसकी पहचान उच्च रेजोल्यूशन न्यूट्रॉन विवर्तन का उपयोग करके की गई। यह अलग अलग चुंबकीय संरचनाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्पिन घनत्व तरंग, साइक्लोइडल और हेलिकल स्पिन संरचनाएं शामिल हैं। यह खोज चुंबक और विद्युत ध्रुवीकरण के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय कुंठा द्वारा संचालित अद्वितीय तंत्र मैग्नेटो इलेक्ट्रिक जोड़े में एक सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कमरे के तापमान पर समान घटना प्रदर्शित कर सकती है। वहीं साथ ही यह लेखन प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा खपत को कम करके डेटा भंडारण में क्रांति ला सकती है। इसके अलावा यह लॉजिक मेमोरी सिस्टम के विकास में सहायता कर सकते हैं, जो वर्तमान बाइनरी लॉजिक सिस्टम की तुलना में डिवाइस के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि मैग्नेटो इलेक्ट्रिक मल्टीफेरोइक्स एक दुर्लभ एवं अद्वितीय गुणों वाली महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसके चलते यह अनुसंधान क्षेत्रों के बीच लोकप्रिय हुई है। यह अद्वितीय सामग्रियां चुंबकत्व और लौह विद्युत दोनों गुण एक साथ प्रदर्शित करती हैं। इनका प्रयोग प्रिंटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस और एक्चुएटर्स और स्विच जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकी में किया जाता है। हाल ही में भारत में पहली बार अफ्रीकी भूमध्य सागरीय वेटर पक्षी देखा गया है। इसकी पहचान हैदराबाद बर्ड रेस के दौरान की गई, जहां इसे इस रेस में भाग लेने वाले पक्षीविदों द्वारा वारंगल के पास अम्मावारीपेट झील में देखा गया। पक्षीविदों का मानना है कि वेडर पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप पे कभी नहीं देखा गया। बता दें कि वेडर पक्षी उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। इसका वैज्ञानिक नाम वेनेलस स्पिनोसस है। इसे आमतौर पर स्पर विंग्ड लैपविंग कहा जाता है। यह काले और सफेद रंग के साथ गले पर पतली काली धारी के लिए जाना जाता है। वहीं इसकी चोंच पतली, काली और मध्यम लंबाई की होती है। इसमें नर और मादा के पंख अलग अलग में लंबाई में पाए जाते हैं। पर विंग्ड लैपविंग अन्य स्थानीय लैपविंग जैसे सोशिएबल लैपविंग, व्हाइट टेल्ड लैपविंग और नॉर्दर्न लैपविंग से मिलता जुलता है। पर विंग लैपविंग खुले मैदानों में पाया जाता है, जहां बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं होती है। यह प्रजाति विशेष रूप से खेतों, पार्कों, तालाबों, जलाशयों के किनारे और समुद्र तट पर पाए जाते हैं। यह आमतौर पर उड़ान के समय आवाज करता है, इसलिए इसे एक शोर करने वाला पक्षी माना जाता है। यह IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। हाल ही में CMS यानी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। इसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित कई प्रस्तावों और कार्य योजना को अपनाया गया।
जिसमें 14 प्रवासी प्रजातियों के लिए लिस्टिंग प्रस्तावों को अपनाने पर सहमति जताई गई। साथ ही अफ्रीकी यूरेशियाई क्षेत्र में प्रवासी लैंडबर्ड प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकल कार्य योजना को अपनाया गया है। यह अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर समझौते के तहत विकसित एक प्रमुख उपकरण है। इसका मकसद प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों को संरक्षण स्थिति में बहाल करने के लिए समन्वित उपायों को लागू करना है। इसी दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हॉक्सबिल कछुए के संरक्षण के लिए एकल प्रजाति कार्य योजना को अपनाया गया। इस प्रजाति को साल 1985 में CMS के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया था, जबकि इसे साल 2008 में IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वहीं इस योजना में एंजल शार्क को शामिल किया गया है। इस प्रजाति को भूमध्य सागर में बढ़ते मानव गतिविधियों के चलते CMS के दोनों परिशिष्टों के संरक्षित किया गया है। बताते चले कि इस सम्मेलन में भारत द्वारा शुरू की गई मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल को अपनाया गया है। इस पहल को भारत के नेतृत्व में गैर लाभकारी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और रूसी साइबेरिया से मालदीव तक 30 अन्य सरकारों ने समर्थन दिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों की आबादी की अनुकूल संरक्षण स्थिति को बहाल करना है। साथ ही फ्लाईवे में उनकी पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी की सहायता करना है। फ्लाईवे एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर एक प्रवासी प्रजातियों का समूह अपना वार्षिक चक्र पूरा करता है, जिसमें प्रजनन, मॉलिंग, स्टेजिंग और गैर प्रजनन की प्रक्रिया शामिल होती है। यह आर्कटिक और हिंद महासागरों और संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है। वहीं दुनिया में 9 फ्लाईवे हैं। साथ ही यह क्षेत्र उत्तर मध्य और दक्षिण एशिया और ट्रांस काकेशस के 30 देशों को कवर करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वनों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने जंगल शब्द की व्याख्या की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को चुनौती दी गई थी, जिसका फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाए रखने की बात कही है। गौरतलब है कि TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद भारत में एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय मामला है, जिसे साल 1996 में गोदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही फैसला सुनाया कि वन संरक्षण अधिनियम उन सभी भूखंडों पर लागू होगा जो या तो वन के रूप में दर्ज थे या फिर शब्दकोश द्वारा परिभाषित वन के अर्थ से मिलते जुलते हों। इस मामले को आमतौर पर गोदावर्मन केस के रूप में जाना जाता है। यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद द्वारा दायर किया एक जनहित याचिका के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने खनन, उत्खनन और निर्माण जैसी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के कारण वन भूमि के क्षरण के बारे में चिंता जताई थी। ये विकासात्मक गतिविधियां उचित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ही संचालित की जा रही थी। बताते चले कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% वन है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। हाल ही में एशिया और प्रशांतीय क्षेत्रों पर UNESCAP यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि एशिया प्रशांतीय क्षेत्र में SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति के मामले में पिछड़ रहे हैं। मौजूदा गति से ही अगर बढ़ते रहे तो एशिया प्रशांतीय क्षेत्र SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति में निर्धारित समय में 32 साल पीछे हो जाएगा। वहीं वर्तमान गति से साल 2030 तक यह क्षेत्र आवश्यक प्रगति का केवल 1/3 हिस्सा ही हासिल कर पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक SDG लक्ष्यों में से केवल 11% लक्ष्य ही ट्रैक पर हैं। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं SDG यानी सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य साल 2030 तक सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। ये लक्ष्य विविध रूप से तैयार किए गए हैं, जिनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, असमानता को कम करने, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और हमारे महासागरों और जंगलों की रक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों के साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया था। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024 से 2025 के लिए राज्य बजट पेश किया, जिसमें TN शोर नामक एक नई योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य तटीय जैव विविधता एवं संरक्षण को बढ़ाने के साथ तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।
वहीं साथ ही तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित भी करना है। टी शोर योजना को नीथल मिर्ची इयक्कम के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के 1076 किलोमीटर तक फैले तटीय संसाधनों को पुनर्स्थापित करने की एक योजना है। यह योजना मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और लवणीय दलदल की बहाली पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही यह ब्लू इकोनॉमी की क्षमता का लाभ प्राप्त करेगी। वहीं से समुद्री पर्यावरण तथा तटीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह योजना सतत विकास लक्ष्य 14 यानी जल के नीचे जीवन को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। बता दें कि ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है, जो महासागरों एवं जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य मानव कल्याण और सामाजिक समानता में सुधार करना है। साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन को कम करना है। वहीं ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए एक तंत्र के रूप में काम करती है। इसके अंतर्गत शिपिंग, तेल, गैस, खनिज और खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। यह केवल बाजार में नए अवसर नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि अधिक अमूर्त समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए नए अवसर प्रदान करता है। हाल ही में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी से संबंधित एक रिपोर्ट साझा की गई। यह रिपोर्ट यूनिसेफ के डिजिटल समुदाय के माध्यम से प्रकाशित किया गया। अध्ययन में 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित किया गया। अध्ययन में कार्यबल में युवा महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें उनके काम करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक जैसे शादी, पारंपरिक, गैर पारंपरिक नौकरी, भूमिकाओं की प्राथमिकता, घर से काम करना आदि शामिल है। सर्वेक्षण के मुताबिक 47% महिलाओं से जुड़े फैसले उनके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। वहीं रिपोर्ट में पाया गया कि 37% महिलाएं अपने सपनों और आकांक्षाओं के लिए स्वयं निर्णय लेती हैं। वहीं मौजूदा समय में भारत में महिला श्रम भागीदारी की बात करें तो यह 2 दशकों में 30% से घटकर 24% हो गई है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 82% श्रम आय पर पुरुषों का कब्जा है, जबकि श्रम आय पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है। गौरतलब है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है। जब महिला आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग कम हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप संभावित उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन का नुकसान होता है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि उच्च सकल घरेलू उत्पाद और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकती है। हाल ही में नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक मसौदा जारी किया है। इस मसौदे में बुजुर्गों को मुख्य रूप से 4 सेक्टर स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक एवं डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सिफारिश की गई है। नीति आयोग का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी को दूर करके सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार देश में 78% बुजुर्गों के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, जबकि केवल 18% बुजुर्गों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। वहीं 20% बुजुर्ग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक देश में करीब 15 करोड़ से अधिक आबादी 60 वर्ष से ऊपर की होगी। वहीं मौजूदा समय में भारत की कुल आबादी में 10% हिस्सा बुजुर्गों का है। नीति आयोग ने अपने मसौदे में विकसित देशों में बुजुर्गों को दी जाने वाली आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का मॉडल भी दिया है। इसमें जापान में 65 साल की उम्र तक रोजगार का कानून है, जिससे देश की उत्पादकता में बुजुर्ग भी अपना योगदान दे सके। नीति आयोग के मसौदे के मुताबिक बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके अनुभव के आधार पर रोजगार का सृजन करना चाहिए, साथ ही पेंशन के दायरे को बढ़ाना चाहिए। वहीं यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के पास नकदी बढ़ाने के लिए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पर विचार करना चाहिए। बता दें कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत बुजुर्ग अपनी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखकर एक निश्चित अवधि के लिए राशि उधार ले सकते हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वेडर पक्षी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका वैज्ञानिक नाम वेनेलस स्पिनोसस है। 2, यह ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक पक्षी है। 3, यह IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हॉक्सबिल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह प्रजाति CMS के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। यह IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। 3, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ब्यूबोनिक प्लेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक गैर संचारी रोग है। दो, इसका प्रमुख वाहक यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया है। तीन, यह मनुष्य के लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका स्पेनिश भाषा में शाब्दिक अर्थ है लिटिल गर्ल। दो, इसका दूसरा नाम अल विएको है। तीन, इस घटना के दौरान भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतह पर हवा का उच्च दबाव बनता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, टीएन शोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दो, इसका उद्देश्य तटीय जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तीन, इसे नीथल मीटची इयक्कम के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। इस कोष को भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें शामिल प्रत्येक देश विकासशील देशों में परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए कोष में सालाना 10 लाख डॉलर का योगदान देते हैं। इस कोष की स्थापना साल 2004 में की गई थी, जबकि इसका संचालन 2006 से शुरू हुआ। बता दें कि भारत अभी तक इस कोष में 1.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दे चुका है। हाल ही में AITIGA यानी आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं बैठक में उप समितियों ने संयुक्त समिति को बाजार पहुंच, उत्पत्ति और मानक नियमों से संबंधित समीक्षा की गई है। साथ तकनीकी नियमों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित चर्चाओं की प्रगति और परिणाम की भी सूचना दी। बता दें कि भारत आसियान समूह का व्यापार 2022-23 में बढ़कर 131.58 बिलियन डॉलर हो गया है। AITIGA की समीक्षा से भारत और आसियान के बीच संतुलित और टिकाऊ तरीके से व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। वहीं दोनों पक्षों का लक्ष्य 2025 में समीक्षा समाप्त करना है। गौरतलब है कि AITIGA संयुक्त समिति की चौथी बैठक 2024 में मलेशिया के मई में आयोजित की जाएगी। बता दें कि AITIGA पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से संबंधित विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों पर बातचीत के लिए AITIGA संयुक्त समिति के तहत कुल 8 उप समितियां गठित की गई हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी MTEX 24 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी विशाखापत्तनम में आयोजित की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयास को प्रदर्शित करती है। यह जहाज निर्माण, संचार प्रणाली, साइबर सुरक्षा और भारतीय उद्योग द्वारा विकसित टिकाऊ ऊर्जा समाधान जैसी नौसेना प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय रक्षा उत्पादन, रक्षा स्टार्टअप, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और भारतीय नौसेना संगठन भाग ले रहे हैं। यह प्रदर्शनी उद्योग क्षेत्र के नेताओं, शोधकर्ताओं और रक्षा पेशेवरों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। हाल ही में उद्यमिता मंत्रालय ने ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल को भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी सहित 9 शहरों में लॉन्च किया जा चुका है। यह परियोजना PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना देश भर में नौकरी प्रदाताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यक्तियों को व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण से प्रदान करना है। यह पहल बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के युग में कर्मचारियों की स्पर्धा और अनुकूलनता को बढ़ाने के लिए उन्हें फिर से कुशल और उन्नत बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षावन में ग्रीन एनाकोंडा की एक अनोखी प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज जीनोमिक विश्लेषण के आधार पर की। इससे पता चला कि ग्रीन एनाकोंडा 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियां हैं, जिसे पहले एक ही प्रजाति माना जाता था। इसकी यूनिक्टेस मुरिनस पहली ज्ञात प्रजाति है जो पेरू, बोलीविया, फ्रेंच गुआना और ब्राजील में पाई जाती है। वहीं दूसरी नई पहचानी गई प्रजाति यूनिक्टेस
अकामिया है, जो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना में पाई जाती है। बता दें कि ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी और सबसे लंबे सांपों में से एक माना जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 26 फीट है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका की नदियों और आर्द्र भूमियों में पाया जाता है। यह अपनी तीव्र गति और बड़े शिकार को पकड़ने और निगलने के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2021 से 26 तक कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 4100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में कुल 2940 करोड़ रुपए के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत के साथ बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी व्यवस्था के विकास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 तक 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। इसके तहत 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 को बढ़ाया जाएगा और 7 समय पर जांच के लिए पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में 6 साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसका मकसद संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। बता दें कि संशोधित नीति में उपग्रह निर्माण और संचालन, उपग्रह डाटा उत्पाद और ग्राउंड एवं यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 74% रखी गई है। वहीं लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण के लिए 49% FDI की अनुमति दी जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समक्का सरक्का मेड़ाराम यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि इसे सबसे बड़े जनजातीय महोत्सवों में से एक माना जाता है। यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला देवी देवताओं के सम्मान का एक आदिवासी त्योहार है। यह एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासक शासकों के साथ एक माँ और बेटी समक्का और सल्लम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदाराम जथारा देश में सबसे अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। यह मेदाराम में उस समय मनाया जाता है जब माना जाता है कि आदिवासियों की देवी देवता उनसे मिलने आते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।